हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। और हमने पिछली वीडियो में स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के उपशीर्षकों में से एक उपशीर्षक किया था, प्रगतिशील काव्यधारा। आज हम आंचलिक उपन्यासों को देखेंगे। आंचलिकता से संबंधित जो प्रश्न हैं उसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है, आंचलिक उपन्यासों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण। ऑप्शन बी, सामाजिक क्रांति का आह्वान। ऑप्शन सी, किसी क्षेत्र विशेष की भाषा, संस्कृति और वातावरण का चित्रण। ऑप्शन डी, केवल प्रेम कथाओं का प्रदर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किसी क्षेत्र विशेष की भाषा, संस्कृति और वातावरण का चित्रण। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों में विकास का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन ए, अत्यंत गतिशील। ऑप्शन बी, कम गतिशील। ऑप्शन सी, अत्यधिक राजनीतिक। ऑप्शन डी, केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित। इसका आंसर होगा, आंचलिक उपन्यासों का जो विकास का जो प्रवाह है वो कम गतिशील होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए, गोदान। ऑप्शन बी, राग दरबारी। ऑप्शन सी, मैला आंचल। ऑप्शन डी, निर्मला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मैला आंचल। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, वाराणसी। ऑप्शन बी, मिथिला पूर्णिया क्षेत्र बिहार। ऑप्शन सी, इलाहाबाद। ऑप्शन डी, अवध क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मिथिला पूर्णिया क्षेत्र बिहार। अगला जो है वह हम देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मिथिला पूर्णिया क्षेत्र बिहार, इस उपन्यास में एक और उन पर पड़ता हुआ नई स्थितियों का दबाव है, दूसरी ओर परंपराओं का मोह है। यानी जो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास जो है, इस उपन्यास में एक और इस पर जो पड़ने वाली जो नई स्थितियों का दबाव है वह दिखाई देता है, दूसरी ओर परंपराओं का मोह दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों में कौन सी विशेषता अपेक्षाकृत महत्वहीन हो उठती है? ऑप्शन ए, पात्र का आंतरिक जीवन। ऑप्शन बी, ऐतिहासिक विकास। ऑप्शन सी, लोक संस्कृति। ऑप्शन डी, आत्मीय विवरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐतिहासिक विकास। आंचलिक उपन्यासों की विशेषता अपेक्षाकृत महत्वहीन हो उठती है। कौन सी विशेषता है? ऐतिहासिक विकास जो है वो आंचलिक उपन्यासों में कम दिखाई देता है। यानी पात्र का आंतरिक जीवन तो दिखाई देता है, लोक संस्कृति भी दिखाई देती है, आत्मीय विवरण भी होता है, लेकिन ऐतिहासिक पक्ष जो है वहाँ कम दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों की भाषा और वर्णन में क्या प्रमुख रूप से झलकता है? ऑप्शन ए, शुद्ध संस्कृत निष्ठ शैली। ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भाषा, रीति रिवाज और लोक संस्कृति। ऑप्शन सी, अंग्रेजी और हिंदी का मेल। ऑप्शन डी, आधुनिक तकनीकी शब्दावली। आंसर हो, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा, रीति रिवाज और लोक संस्कृति। आंचलिक उपन्यासों की भाषा और वर्णन में क्या प्रमुख रूप से झलकता है? क्षेत्रीय भाषा, रीति रिवाज और लोक संस्कृति। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों और प्रेमचंद के उपन्यासों में मुख्य अंतर क्या माना जाता है? ऑप्शन ए, प्रेमचंद के उपन्यास केवल प्रेम कथा आधारित है। ऑप्शन बी, आंचलिक उपन्यास यथार्थ को परिणाम तक नहीं ले जाते हैं। ऑप्शन सी, प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन नहीं चित्रित किया है। ऑप्शन डी, आंचलिक उपन्यास केवल ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, आंचलिक उपन्यास यथार्थ को परिणाम तक नहीं ले जाते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यासों में परिणाम था, जहाँ तक आदर्शवाद वो लेकर चले थे, जिन जिन रचनाओं में आदर्शवाद का प्रभाव दिखाई देता है वहाँ समाधान भी है। लेकिन जब हम आंचलिक उपन्यासों की बात करते हैं वहाँ समस्या है, लेकिन समाधान वहाँ पे चित्रित नहीं है। तो इस दृष्टि से इनमें अंतर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फैक्ट के रूप में है, यानी पॉइंट से कुछ। नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है बलचन्मा और रतिनाथ की चाची। भैरव प्रसाद गुप्त का आंचलिक उपन्यास है गंगा मैया और धरती। राही मासूम रजा का आंचलिक उपन्यास है आधा गांव। झीनी झीनी बीनी चदरिया का जो उपन्यास है यह अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये कुछ आंचलिक उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं। नागार्जुन है, उनकी रचना बलचन्मा, रतिनाथ की चाची है। भैरव प्रसाद गुप्त है, उनका है गंगा मैया और धरती। वहीं राही मासूम रजा की अगर हम बात करें तो आधा गांव है इनके द्वारा रचित। और अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो उपन्यास है वह है झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है,
तो ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे जो भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स के रूप में, फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सभी पॉइंट और फैक्ट्स, ये सभी प्रश्न विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से ही लिया गया है। किसी और पुस्तक की सहायता से अभी इसके प्रश्न नहीं बनाए जा रहे हैं। हम अन्य वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में इसको कवर करेंगे जब हम आधुनिक काल को प्रॉपर पढ़ेंगे, यानी कि अगर हमको नागार्जुन की संपूर्ण रचनाओं को पढ़ना होगा तब हम उस दृष्टि से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो भी फैक्ट, जो भी चीज़ें, जो भी बातें विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से कवर करें, ठीक है। प्रश्न के रूप में हो पा रहा है तो प्रश्न के रूप में, अदरवाइज़ पॉइंट के रूप में मैं आप लोगों को यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स है वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह है, प्रश्न 1 है, सामाजिक पारिवारिक सब उपन्यासों में प्रमुखतः कौन सा पक्ष अधिक केंद्र में रहता है? ऑप्शन ए धार्मिक आस्था, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति एवं स्त्री पुरुष संबंध, ऑप्शन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास। तो इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा? सामाजिक पारिवारिक उपन्यासों में प्रमुखतः कौन सा पक्ष अधिक केंद्र में रहता है? वह आर्थिक स्थिति और स्त्री पुरुष संबंध। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र में राजनीति को किस रूप में देखा गया है? तो एक तो है टेढ़े मेढ़े रास्ते, किनका है? भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र किनका है? भगवती चरण वर्मा। तो इनमें जो ऑप्शन है वह है समाज सुधार का साधन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता का आधार, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार का स्रोत, ऑप्शन डी शोषण से मुक्ति का मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शोषण से मुक्ति का मार्ग। भगवती चरण के वर्मा के उपन्यास में राजनीति को किस रूप में दिखाया गया है? सॉरी, भ्रष्टाचार के का स्रोत है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे किस समस्या का चित्रण करता है? ऑप्शन ए ग्रामीण जीवन की कठिनाइयाँ, ऑप्शन बी नागरिक जीवन में आदिम संस्कारों की यातना, ऑप्शन सी स्वतंत्रता आंदोलन की विफलता, ऑप्शन डी महिला शिक्षा की दिक्कतें। तो मोहन राकेश का जो उपन्यास है वह है अंधेरे बंद कमरे। इसमें किस समस्या का चित्रण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नागरिक जीवन में आदिम संस्कारों की यातना। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे में नागरिक जीवन में आदिम संस्कारों की यातना को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव के उपन्यास उखड़े हुए लोग का मुख्य संदेश क्या है? उपन्यास है ये। उखड़े हुए लोग इनका है उपन्यास का नाम। क्या संदेश है? ऑप्शन ए ग्रामीण और शहरी संघर्ष है, दंपति का भ्रष्ट समाज से संघर्ष है, सी राजनीतिक दलों की नीतियाँ हैं, और डी शिक्षा और संस्कृति का टकराव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंपति का, यानी बी दंपति का भ्रष्ट समाज से संघर्ष है। उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने मध्यवर्गीय जीवन की विविधता और संपूर्णता का सबसे सजीव चित्रण किया है? ऑप्शन ए रमाकांत, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। इसका आंसर होगा उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क ने मध्यवर्गीय जीवन की विविधता और संपूर्णता का सबसे सजीव चित्रण किया है। तो किस लेखक ने मध्यवर्गीय जीवन की विविधता और संपूर्णता का सबसे सजीव चित्रण किया है? तो उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा उपन्यास उनकी पूर्ण औपन्यासिक क्षमता का परिचायक है? ऑप्शन ए गिरती दीवारें, ऑप्शन बी बड़ी बड़ी आंखें, ऑप्शन सी तीसरा देश, ऑप्शन डी बेघर में मामला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरती दीवारें। उपेंद्र नाथ अश्क की यह रचना यानी उपन्यास विधा के रूप में है गिरती दीवारें। इसमें उनकी पूर्ण औपन्यासिक क्षमता का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रमाकांत का उपन्यास तीसरा देश किस समस्या पर प्रकाश डालता है? तो पहले तो ये पता चल गया कि जो तीसरा देश जो रचना है वह रमाकांत की है। इसमें किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? पहला है किसान आंदोलन, ऑप्शन बी कामकाजी नारी पर पारिवारिक संस्कारों का दबाव, ऑप्शन सी बेरोजगारों की समस्या, ऑप्शन डी राष्ट्रभक्ति की भावना। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कामकाजी नारी पर पारिवारिक संस्कारों का दबाव। अगला प्रश्न है, बेघर किस लेखक का उपन्यास है और इसका विषय क्या है? ऑप्शन ए मोहतरमा, नारी अधिकार संघर्ष, ऑप्शन बी मोहन राकेश, नागरिक जीवन का यथार्थ, ऑप्शन सी ममता कालिया, नवयुवक की यातना और परंपरागत नैतिकता,
ऑप्शन डी रमाकांत और स्त्री स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बेघर है वह उपन्यास है ममता कालिया का, और यह नवयुवक की यातना और परंपरागत नैतिकता को इसमें चित्रित किया गया है इस उपन्यास में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सात आसमान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी असगर वजाहत, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असगर वजाहत। अगला प्रश्न, अजय की डायरी उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी डॉक्टर देवराज, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी चतुरसेन शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज के विषय में कुछ हैं जो हम जान लेते हैं। जैसे डॉक्टर देवराज दर्शन शास्त्र के विद्वान थे और इन्होंने डायरी शैली में अजय की डायरी लिखा है ये उपन्यास विधा, लेकिन शैली जो है वो डायरी है। इसमें दाम्पत्य जीवन यानी अजय की डायरी में दाम्पत्य जीवन का विचलन, लड़कियों की शादी की समस्या, शिक्षा जगत में फैला भ्रष्टाचार, इन सब को एक दूसरे से संबद्ध कर दिया गया है अजय की डायरी उपन्यास में। अगला प्रश्न है, अज्ञे के किस उपन्यास पर राजनीति, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण का प्रभाव मिलता है? ऑप्शन ए अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी नदी के द्वीप, ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी, ऑप्शन डी नील कुसुम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नदी के द्वीप में राजनीति भी है, अस्तित्ववाद भी और मनोविश्लेषणवाद भी है। अज्ञे का अपने अपने अजनबी भी एक रचना है उनकी, अपने अपने अजनबी। अज्ञे, जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के से प्रभावित रचनाकार हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मनोविश्लेषणवादी में 3 रचनाकारों का नाम बताइए तो उसमें अज्ञे आएंगे, जैनेन्द्र आएंगे और इलाचंद जोशी आएंगे। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास का केंद्रीय बिंदु क्या है? ऑप्शन है प्रेम और रोमांस, ऑप्शन बी नियति और व्यर्थता बोध, ऑप्शन सी सामाजिक भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नियति और व्यर्थता बोध। अपने अपने अजनबी उपन्यास का केंद्रीय बिंदु क्या है? नियति और व्यर्थता बोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले, जो अपने अपने अजनबी हैं इसमें जहाँ 3-4 लोग भयंकर बर्फीले मौसम में एक घर में साथ रहने को बाध्य हो गए हैं, यानी इस उपन्यास में वर्णित है अपने अपने अजनबी उपन्यास में 3-4 लोग भयंकर बर्फीले मौसम में एक घर में साथ साथ रहने को बाध्य हो गए हैं। मानव की अंतिम नियति मृत्यु उन पर छाई रहती है। मृत्यु के संदर्भ में उनको अतीत और वर्तमान चेष्टाएं महत्वहीन और निरर्थक लगती हैं। नियति और व्यर्थता बोध उपन्यास के केंद्र में है। तो अज्ञे के अपने अपने अजनबी के विषय में ये पंक्तियाँ थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृगनयनी 1950 में जिसका प्रकाशन हुआ है, इस उपन्यास के लेखक कौन है, यानी किस लेखक द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है? ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी चतुरसेन शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंह सेनापति उपन्यास किससे संबंधित है? इसका प्रकाशन वर्ष भी दिया हुआ है 1957। ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित सेनापति, ऑप्शन बी अशोककालीन सेनापति, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति और ऑप्शन डी गुप्तकालीन सेनापति। तो जो सिंह सेनापति है ये किससे संबंधित है? अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित जो सिंह सेनापति है उससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता कौन है? और इसका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है 1949। वैशाली की नगरवधू के उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, असगर वजाहत और चतुरसेन शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, हजारीप्रसाद द्विवेदी के चारुचंद्र लेख उपन्यास की मुख्य चिंता किससे संबंधित है? चारुचंद्र लेख जो है यह हजारीप्रसाद द्विवेदी का लेख है और यह 1963 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इस उपन्यास में अगर हम बात करें मुख्य चिंता क्या है? आदिकालीन राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों की चिंता इसमें दिखाई देती है। चारुचंद्र लेख में आदिकालीन
राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की चिंता से संबंधित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। चारुचंद्र लेख की जो मूल कथा है, यह एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। चारुचंद्र लेख की मूल कथा क्या है? प्रबंध चिंतामणि से ली गई है। प्रबंध चिंतामणि से ली गई है यह कथा। अगला प्रश्न है। पुनर्नवा 1973 में जिसका प्रकाशन हुआ है, उपन्यास में किस कथा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है कालिदास और शकुंतला की कथा है, रामचरितमानस की कथा है, ऑप्शन सी डोरीचंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़कर देखा गया है, या डी राजा हरिश्चंद्र की कथा है। तो पुनर्नवा जो है यह 1973 में प्रकाशित उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, और इस उपन्यास की कथा जो है वह लोरीचंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़कर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें कालिदास को भी लाया गया है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न है। अनामदास का पोथा किस ग्रंथ पर आधारित है? अनामदास का पोथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और यह 1977 में प्रकाशित हुआ है। इसमें जो ऑप्शन है या जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी रामायण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है। बाणभट्ट की आत्मकथा में वातावरण और मनःस्थितियों की तीव्रता और संयम का चित्रण प्रधान था। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है। इसमें वातावरण और मनःस्थितियों की तीव्रता और संयम का जो चित्रण है वह प्रधान है। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न है। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974, किस महाकवि के जीवन से संबंधित है? ठीक है, मानस का हंस एक जीवनी है। ठीक है, जीवनी परक उपन्यास कह सकते हैं। तो ये किसके ऊपर यानी किस रचनाकार या किस महान व्यक्तित्व के ऊपर आधारित जीवनी है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, भास और कबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। यानी अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित रचना कौन सी लिखी है? मानस का हंस, जिसका प्रकाशन 1974 में हुआ है। अगला प्रश्न है। अनामदास का पोथा उपन्यास किस पर आधारित है? अनामदास का पोथा भी किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ऑप्शन है केवल रागात्मक वृत्ति पर, केवल दार्शनिक विमर्श पर, सत्ता, विषय, ज्ञान साधना और रागात्मक वृत्ति का एक प्रकार से सामंजस्य है इसमें, या फिर केवल धार्मिक विस्मय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सत्ता, विषय, ज्ञान साधना और रागात्मक वृत्ति का एक प्रकार से सामंजस्य दिखाई देता है अनामदास का पोथा में। अगला प्रश्न है। यशपाल का उपन्यास झूठा सच किस ऐतिहासिक प्रसंग पर आधारित है? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी गांधी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत विभाजन और ऑप्शन डी हरिजन आंदोलन। तो यशपाल का जो झूठा सच है ये दो भागों में है। ठीक है, एक तो वतन और देश, एक है वतन और देश, और दूसरा क्या है? देश का भविष्य। ठीक है, जो पहला भाग है वह 58 में आया है, देश का भविष्य। जो पहला भाग है वह 58 में आया है, दूसरा भाग 1960 में आया है। ठीक है, 58 में आया है पहला भाग और दूसरा 1960 में आया है। तो इसमें भारत विभाजन को केंद्र में रखा गया है, यानी ये जो ऐतिहासिक प्रसंग क्या है? भारत विभाजन। अगला प्रश्न है। बूंद और समुद्र उपन्यास किस लेखक का है? ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर का है बूंद और समुद्र उपन्यास। अगला है। भीष्म साहनी के तमस उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी भारत विभाजन, ऑप्शन सी आपातकाल और ऑप्शन डी किसान आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत विभाजन। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य, है ना, स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य। इसके अंतर्गत, ठीक है, यानी ये जो सेक्शन हमने देखा, इस कालखंड के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं लिखी गई, चाहे वो आंचलिक उपन्यास हो, चाहे वो जीवनी हो, चाहे वो आत्मकथा हो, रेखा चित्र हो, यात्रा वृत्तांत हो, कविता हो, कहानी हो, उन सभी को अलग अलग सेक्शन में बनाया गया है। मैं सेक्शन वाइज उसको नहीं नोट डाउन कर रही हूँ या फिर उसे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो प्रश्न है वो उन्हीं में से बन रहा है। यानी कि अगर स्वतंत्रोत्तर उपन्यास में हिंदी साहित्य के कालखंड में अगर उपन्यास आ रहे हैं और उन उपन्यासों में जिन प्रमुख रचनाकारों को विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हाईलाइट किया है, उन्हीं से संबंधित प्रश्न इसमें
पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आंचलिक उपन्यासों का जिक्र आ रहा है तो जो आंचलिक उपन्यासकार आ रहे हैं उन्हीं को ही इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में लिया गया है या पॉइंट फॉर्मेट में लिया गया है। तो इस वीडियो में अभी हमने एंड किया है उपन्यास सेक्शन को। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।